हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकम नॉलेज। कुकम नॉलेज आज इन्फॉर्मेशन लाया है कि एनएचपीसी लिमिटेड में रिक्रूटमेंट होने वाली है। जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो जे सिविल, जे इलेक्ट्रिकल, जे मैकेनिकल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर फॉर एमबीबीएस कैंडिडेट, राजभाषा एमए हिंदी इंग्लिश की क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए आई है। सो वीडियो को पूरा देखें और क्या क्या कंडीशन है, कैसे अप्लाई करें, आप देख सकते हैं। चैनल को ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें आगे सॉल्ट पेपर ऑफ एनएचपीसी रिक्रूटमेंट के लिए और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। जैसा कि हमने बताया, एनएचपीसी लिमिटेड में रिक्रूटमेंट होने वाली है। एनएचपीसी लिमिटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 7071.2 मेगावाट है। वहीं यह एक मिनी रत्न कंपनी है जिसमें 70.95% गवर्नमेंट्स के शेयर है। आइए जानते हैं कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और उनकी कंडीशंस क्या है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के जो पहले पॉइंट में इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट्स दी है, जिसमें स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि 1/9/2021 सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रखी गई है 30/9/2021 11:55 तक। सो कैंडिडेट इन डेट्स के बीच अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसीज में सबसे पहले पोस्ट आई हुई है सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 लेवल की। ये E3 लेवल में जो इसका स्केल है वो 60,000 से लेके 1,80,000 है, जिसके लिए MBBS डिग्री मांगी गई है। हालांकि इसमें 2 ईयर पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें आपको एक्सक्लूड करना होगा वो पीरियड जिसमें आपने की क्वालिफिकेशन की है। टोटल पोस्ट 13 है, एज लिमिट 33 है। वहीं बैकलॉग वैकेंसीज भी है इसमें, जिसमें SC के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है। वहीं जो करंट ईयर वैकेंसीज है वो OBC के लिए 2 है, जनरल के लिए 4 है। सो MBBS कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर E1 लेवल की पोस्ट भी आई है, जिसका स्केल है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, जिसके लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी में मांगी गई है हिंदी विद इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट की, या फिर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में विद इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए हिंदी। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो, एक आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है। टोटल पोस्टें 7 आई हुई है। वहीं SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है राजभाषा के लिए, वो जानते हैं। राजभाषा के लिए जो कंडीशन है उनमें मिनिमम 60% ऑफ परसेंटेज मांगी हुई है इक्विवेलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री में। वहीं जो एक्सपीरियंस है वो भी मांगा गया है, जिसमें PSU गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स में एटलीस्ट जॉब की होनी चाहिए। स्केल ऑफ 20,000 से लेके 1,05,000 के बीच के स्केल की कोई जॉब की हुई होनी चाहिए रिगार्डिंग जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो। और इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, सर्च वर्क इन रेलिवेंट एरिया एडवांटेज माना जाएगा। वहीं नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज को भी एक एडवांटेज की तरह माना जाएगा। नॉलेज ऑफ संस्कृत होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस का नॉलेज होना चाहिए, वर्कशॉप और नोटिंग ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि ऊपर बोला भी गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज डेटेड ऑन 1/7/2021 तक का। उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग जो पोस्ट आई हुई है। इनमें जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्टें आई हुई हैं। स्केल इनका तीनों का सेम है, 29,600 से लेके 1,19,500 तक का। ये तीनों S1 लेवल में होंगी, जिनमें तीनों में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वहीं मैकेनिकल में फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम परसेंटेज मांगी गई है 60%। और तीनों में ही ऑटो कैड को अगर कोई नॉलेज रखता है तो उसको एक एडवांटेज माना जाएगा अगर कैंडिडेट के आगे सिलेक्शन होता है तो। इसमें तीनों में एज, जो तीनों की JEE की पोस्टें हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल की, उसमें एज लिमिट है 30 है। टोटल पोस्टें सिविल की है 68,
जिसमें SC की 11, ST की 4, OBC की 19, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 6, जनरल की 28 है। वहीं इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्टें हैं 34, जिसमें बैकलॉग वैकेंसीज SC की 1 है। वहीं करंट ईयर की वैकेंसीज है SC की 4, ST की 3, OBC की 8, EWS की 3 और जनरल की 15। वहीं मैकेनिकल की भी पोस्टें आई हुई हैं। मैकेनिकल की पोस्टों में SC की 5, ST की 2, OBC की 6, EWS की 3, जनरल की 15 है। वहीं 30 ईयर एज लिमिट है सीनियर अकाउंटेंट S1 लेवल की पोस्ट की, जिसका पे स्केल है 29,600 से लेके 1,19,500 तक, और टोटल पोस्टें हैं 20, और जिसमें ST की 2, SC की 2, OBC की 2, EWS की 2, जनरल की 12 पोस्टें हैं। वैकेंसीज इन मार्केट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आप टेबल दे सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर जो भी मार्क्ड है डिसेबिलिटी की पोस्टें हैं वो इस हिसाब से क्लासिफाइड होंगी, जिसमें आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हिसाब से पोस्टें आगे क्लासिफाई की गई है। नोटिफिकेशन के तीसरे पॉइंट पे कंपनसेशन पैकेज की बात की गई है। कंपनी जो कि है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग PF, पेंशन, ग्रेच्युटी पर एज पर कंपनी रूल्स देगी। वहीं चौथे जो पॉइंट है उसमें प्लेसमेंट की बात की गई है। कैंडिडेट को किसी भी प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन, ऑफिस में या फिर जॉइंट वेंचर सब्सिडरी में पोस्ट किया जा सकता है आफ्टर सिलेक्शन, या फिर एब्रॉड भी उसे जाना पड़ सकता है। सो इसके लिए वो मना नहीं कर सकता, तो सोच समझ के भरेगा जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। वहीं पाँचवें नंबर पे है एप्लीकेशन फ़ी। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं जनरल, OBC या फिर जनरल EWS कैटेगरी के are required to pay non-refundable of 250 रुपीज़ ऑफ ऑनलाइन मोड फीस। इनकी 250 रुपये फीस है जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए। वहीं SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है फीस के लिए। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करें इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स दिए हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 है विजिट टू www.nhpcindia.com and apply through online application portal available in the section career with us। A candidate must possess a valid email ID, उसके पास email ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, और वो फिर विज़िट कर सकता है nhpcindia.com में, और वहाँ से पर्टिकुलर लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्टेप 2 में बोला गया है कि ऑल इंस्ट्रक्शन जो वेबसाइट में दी गई है उसको पढ़ ले। वहीं स्टेप 3 में फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म with relevant details and submit. After successful submission, an application ID shall be generated by the system। एक ID जनरेट होगी जिसको आपको आपके फर्दर कम्युनिकेशन के लिए सेव करके रखना होगा, या फिर उसका कोई स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल ड्राइव में भी सेव करके रख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। आपके पास स्कैंड कॉपी होनी चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। वहीं कंप्लीट सेट ऑफ मार्कशीट्स जो आपके पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की है। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल के अलावा जो बाकी कैटेगरी है उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डिसेबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। वहीं जो फ़ोटोग्राफ है वो एज़ पर इंस्ट्रक्शन अपलोड होना चाहिए, जो पर्टिकुलर साइज़ होगा जो साइट में मेंशन किया होगा जहाँ से आप अप्लाई करेंगे लिंक से। वहीं स्टेप 6 में लिखा है टेक आउट एंड प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन, उसका प्रिंट आउट लेना है और उसे फर्दर रेफरेंसेस के लिए अपने पास रखना है। जो भी एप्लीकेशन विदाउट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होगी उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसे कोई भी रोल नंबर इशू नहीं होगा, ये बताया गया नीचे बोल्ड लेटर्स में। अप्लाई की बात होगी दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद NHPC, जो बंदे ने NHPC
रजिस्टर हो चुका है साइट में, जिसने फिल कर दिया रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उसको जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें ये बोला गया है जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि इंटरव्यूज़ की बात फ़िलहाल इसमें नहीं की गई है। हालांकि जेईई लेवल में तो इंटरव्यूज़ होता ही नहीं है, जो E3 लेवल की पोस्टें निकली है शायद उनमें इंटरव्यूज़ हो, तो आगे देखते हैं। वहीं टेस्ट सेंटर की बात करें, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 22 सिटीज़ में होगा। अपने अपने जो आपके दोस्तों सिटीज़ नज़दीक है वो अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको उस हिसाब से ही टेस्ट सेंटर भरना है। किसी दूसरी जगह का भर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है सेंटर तक पहुंचने में, जो कि मेंशन किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में। यानी कि जब आप एप्लीकेशन सिस्टम nhpc.india.com में जाओगे, उसमें आपको वो सेंटर्स दिख जाएंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अल्टरनेटिव सेंटर भी दिया होगा। यानी कि एक सेंटर में आपका रोल नंबर नहीं आया तो आप उस दूसरे सेंटर को चूज़ कर सकते हो। नेम्स ऑफ सिटीज़ है जहाँ जहाँ टेस्ट हो सकते हैं, वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू एंड कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पनाजी, रांची, रायपुर, शिमला। इसमें जो नॉर्थ कैडर से कैंडिडेट रहेंगे उनमें उनके लिए शिमला, चंडीगढ़ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, या फिर दिल्ली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बाकी जो सेंटर है वो उनके लिए काफ़ी डिस्टेंस वाले होंगे, सो आप ऑप्शन भर सकते हैं इनके हिसाब से। जो 8वां पॉइंट है इसमें इसमें बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा। उसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज देख सकते हैं, जिसको जिस लैंग्वेज में इजी लगे वो उसमें सॉल्व कर सकता है। वहीं एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात की है तो एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, जो कि 180 मिनट, यानी कि टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का होगा। ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जे सिविल, जे इलेक्ट्रिकल, जे मैकेनिकल, सीनियर अकाउंटेंट के 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 140 MCQ, जिसमें 3 पार्ट में आएगा ये 200 जो क्वेश्चन होंगे। 140 क्वेश्चन इसमें जो कंसर्न डिसिप्लिन होंगे, जैसे मैकेनिकल का है कोई तो मैकेनिकल जो टेक्निकल से आएंगे वो 140 क्वेश्चन आएंगे। वहीं 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, यानी कि 140 + 30 का फॉर्मेट रहेगा। किसके लिए? जेई मेडिकल ऑफिसर, सॉरी सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, सीनियर अकाउंटेंट के लिए। वहीं फॉर असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर पोस्ट के लिए 110 क्वेश्चन का ही पेपर होगा, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 40 MCQ एंड कंसर्न डिसिप्लिन, किसी डिसिप्लिन उसके डिसिप्लिन से 40 क्वेश्चन आएंगे, एंड 10 फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, कंसिस्ट ऑफ 30 MCQ ऑन जनरल अवेयरनेस, वही 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब जो भी आप गलत करोगे क्वेश्चन उसमें 0.25 मार्क डिटेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें डिटेक्शन होगी। सो आंसर्स को ध्यान से जवाब दे, जो इसमें कॉन्फिडेंस हो उन्हीं का आंसर दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हमेशा वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो उन्हीं क्वेश्चंस को कहते हैं जो सही हो। तुक्के के चक्कर में मत जाइएगा। जैसा कि मैंने बात की, 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। ऑल द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन विल हैव 10 मार्क्स। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन राजभाषा एम्प्लॉय पोस्ट के लिए है उसमें 10 मार्क के होंगे ईच क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, विद एनी नेगेटिव मार्किंग, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सो ये एक अच्छी बात है कैंडिडेट्स के लिए। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड डिटेक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए कोई मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जो आपको नहीं आते हैं। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दी गई है कई कैटेगरीज के लिए, जैसे कि
SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर है और जो PWBD बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हैं, उन्हें डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और अबव रखी गई है। वहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रूल्स रखे गए हैं। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम्प्टेड है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। वहीं SC ST PWBD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट विद 50% मार्क ऑन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, यानी कि कोई अगर डिसेबिलिटी का बंदा SC का या फिर JEE सिविल में देता है तो उसके मार्क्स 50% ही होने चाहिए, जबकि पीछे आपने देखा होगा कि 60% मांगे गए थे, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई होगा, बाकी कैटेगरी के लिए 50% है। अपर एज लिमिट भी SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है। इट इज़ रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर फॉर PWD, जबकि 10 ईयर रिलैक्सेशन है PWD जनरल, वहीं 30 ईयर रिलैक्सेशन है PWD OBC के लिए। 15 ईयर रिलैक्सेशन है PWD SC ST कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो SC ST PWD का कैंडिडेट है वो 45 एज तक इस टेस्ट को दे सकता है। Upper age limit is relaxed by 5 years for the candidate who had originally be domiciled in the state of Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है, अप्लाइंग डेट की 5 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि वो 35 ईयर तक के एज तक का बंदा इसको कर सकता है अप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1/1/1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 में पैदा हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 ईयर रिलैक्सेशन है जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन रिलैक्सेशन है। इसमें आप देखे होंगे कि हेल्प डेस्क मेल भी दी गई है, NHPC हेल्प डेस्क 2021@gmail.com। किसी को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग NHPC तो उसमें मैसेज करके इसका रिप्लाई ले सकता है। वहीं हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है 0226108754। वहीं SC ST PWBD कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर CBT एग्ज़ाम, यानी कि रिटन एग्ज़ाम के लिए सिंगल टूर फॉर सेकंड क्लास रेल ऑर्डिनरी बस फेयर, यानी कि इसमें रिम्बर्समेंट की बात की है कि आप जिस जो टेस्ट देने आए हो उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट भी मिलेगी। जैसे ऑर्डिनरी बस के लिए आपको मिल जाएगी, सेकंड क्लास रेल के लिए मिल जाएगा जो SC ST PWBD कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर जनरल EWS विल हैव टू सबमिट ए इनकम, इनकी जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से अप्लाई करेगा उसे इनकम और सेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन होंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में SDM से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन को इनकम एसेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लेकिन इसके लिए क्लोजिंग डेट भी दी गई है जो कि इनकम एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दी गई है वो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36039/2019 एस्टेट RES डेटेड 31/01/2019 को इन्होंने एक मेमोरेंडम निकाला हुआ है ऑफिस ट्रेनिंग ऑफिस से, जो आप इनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके भी मांग सकते हैं। उस फॉर्मेट में जो होना चाहिए EWS का सर्टिफिकेट और पर्टिकुलर डेट तक, जो भी डेट इन्होंने बताई होगी इसमें, उस डेट तक आपने इनको भेज देना है। जो कैंडिडेट सीक कर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन SC ST OBC नॉन क्रिमिनल में या फिर जनरल EWS पर्सन विद डिसेबिलिटी में विल हैव टू अपलोड सर्टिफिकेट ओनली इन प्रिस्क्राइब फॉर्मा, उनको सर्टिफिकेट जो NHPC फॉर्मा देगा उस हिसाब से करना होगा, यानी कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो भी होगा, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई अपना है तो वैसा नहीं चलेगा। जो इनका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट इनमें जो मेमोरेंडम यहाँ लिखा गया है आप देख सकते हैं नंबर 36039/1/2019, इसमें आप ले सकते हैं जो इनकी साइट्स में अवेलेबल होगा। वहीं जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन क्या है 10 नंबर, आइए जानते हैं।
जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन क्या है? ए ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि इंडियंस होने चाहिए, कोई सेकंड कंट्री या दूसरी कंट्री का कैंडिडेट नहीं आ सकता। वहीं बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंश्योर ही शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एलिजिबिलिटी पूरी चेक करनी ही होगी कि आप एलिजिबल है कि नहीं। जो इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा जो MBBS क्वालिफिकेशन के है, यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और जो राजभाषा की पोस्ट है उसके लिए कैंडिडेट प्लीज़ ढंग से कंडीशन चेक कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारी कंडीशन दी गई है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्वेस्टेड मार्क ग्रेड एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। हाँ, उसे अपने सारे सर्टिफिकेट शो करने होंगे जब NHPC मांगेगा। द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर। हाँ, ये भी बोला गया है कि यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1/7/2021 से पहले कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। उसके बाद जिसकी कंप्लीट हो रही है वो उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं होगा कैंडिडेट। इंटरनल कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो इंटरनल कैंडिडेट है यानी कि NHPC के ही एम्प्लॉय है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर उनके पास वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है। दे आर एडवाइज टू रेफर इंटरनल सर्कुलर बिफोर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन उन्हें एडवाइस दी गई है कि वो इंटरनल एक सर्कुलर पास होगा उसके बाद ही अप्लाई करें। कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल विल बी एंटरटेन। यानी कि कैंडिडेट को ऑनलाइन यानी कि NHPCindia.com से ही करना पड़ेगा, यानी कि कोई मैनुअल या फिर पेपर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल नहीं भी एक्सेप्ट की जाएगी। सातवें पॉइंट में ये बताया गया कि जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है या फिर जो एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन है उसके लिए कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी अगर वो उस पर्टिकुलर डेट से बाद में है, यानी कि जो डेट पीछे बताई गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और फॉर पोस्ट लेवल शुड बी काउंटेड ओनली आफ्टर सेट डेट ऑनवर्ड। हाँ, वही बता रहे हैं कि जो पुरानी आपको डेट बताई गई है 1/7/2021, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो उस तक ही गिना जाएगा, उसके बाद का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं काउंट होगी। कैंडिडेट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज लाइबल टू रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कैंडिडेट को किसी भी स्टेज में मतलब रिजेक्ट किया जा सकता है। क्यों? अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी हो, या फिर उसने कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड किया हो, या फिर गलत तरीके से बनाया गया हो, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। 10वें पॉइंट पे एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, जिसमें रोल नंबर, नंबर ऑफ एलोकेटेड टेस्ट सेंटर, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट, गाइडलाइन फॉर द टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द NHPC वेबसाइट। यानी कि जो भी डिटेल रिगार्डिंग एग्ज़ाम कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशन है, रोल नंबर में भी लिखी होगी, हालांकि NHPC की वेबसाइट में भी मिल जाएंगी। कैंडिडेट विल ऑल्सो भी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को, जो गाइडलाइन होंगी अपेयरिंग फॉर टेस्ट वो वेबसाइट में मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड कोई पोस्ट के द्वारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑनलाइन अप टू डेट रहना होगा। आप कुकुम नॉलेज से भी अप टू डेट रह सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जब एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो 11वां ऑप्शन है द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनल। जो उनका कैंडिडेट है वो प्रोविजनल बेसिस पे होगा, यानी कि वो उनको कोई भी गारंटी नहीं देता कि वो पेपर में बैठेंगे या फिर सिलेक्ट होंगे, ये प्योरली प्रोविजनल बेसिस पे है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर ईमेल आईडी एक्टिव एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। एटलीस्ट 1 ईयर तक एक्टिव रखिएगा, क्योंकि सारा कॉन्टैक्ट आपकी ईमेल आईडी के थ्रू होना है। कोई ईमेल आईडी में चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर जो इन्फॉर्मेशन पास करेगा NHPC उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है या PSUs में है या किसी ऑटोनोमस बॉडीज़ में है, उन्हें NOC अटैच करनी होगी विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन केस NOC अगर रेडी नहीं है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक, देन दे हैव self certificate that they have applied for NOC and shall submit the NOC within 15 days after the date of examination। अगर कोई कैंडिडेट NOC सबमिट नहीं कर पाता है
तो उन्हें एक अपने सेल्फ सर्टिफिकेट एक जनरेट करना होगा, जो कि खुद लिखना होगा। उसमें उन्हें ये लिखना होगा कि उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया है और वो एग्जामिनेशन के विद इन 15 डे आफ्टर इसको सबमिट कर देंगे। यानी कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में भी एनओसी नहीं मिल पाती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी यानी कि कोई अगर कन्फ्यूजन है, डिस्प्यूट है अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन वर्जन अदर देन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वर्जन विल बी अवेयर। यानी कि इसमें बात की पेपर की कि कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो उसमें इंग्लिश वर्जन का जो उसमें लैंग्वेज होगी उसको माना जाएगा। मतलब हिंदी में कुछ भी गलती हुई तो वो गलती नहीं मानी जाएगी जो कि टेस्ट पेपर में होगी। सो इंग्लिश के हिसाब से चलिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंग्लिश को ही फॉलो करेंगे। 15 नंबर पे है कि NHPC रिजर्व रखता है राइट टू कैंसल मॉडिफाई स्टेट एनलार्ज। यानी कि वो राइट रखेगा कि NHPC चाहे तो मॉडिफाई करवा सकता है टेस्ट की कंडीशंस को, या फिर जो पोस्टर है उनको, या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। सो इसके लिए कैंडिडेट कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। 16 नंबर में ये बताया गया है कि NHPC रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द वैकेंसी। जैसे मैंने बताया वैकेंसीज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। 17 नंबर पे उसने ये बोला गया है कि वो एनी कैनवेसिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड इन हर कैंडिडेट। यानी कि वो कोई भी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है NHPC की मैनेजमेंट को, तो उसका कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है। तो जो ये अप्रोच लगाने वाले हैं ये थोड़े बच के रहें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी एज पर NHPC पॉलिसी। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो NHPC की पॉलिसी के हिसाब से होगा और जो उनके रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट एट फरीदाबाद में ही इसके, या फिर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में ही ये कोर्ट जुरिस्डिक्शन में आएगा। यानी कि कोई भी अगर केस होता है पोस्ट से रिलेटेड कैंडिडेट, दो कैंडिडेटों के बीच में या फिर कैंडिडेट वर्सेस कंपनी के बीच में, तो वो फरीदाबाद हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में ही जो उसका है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वहीं पे ही लड़े जाएंगे। वहीं 20 नंबर में ये बताया गया है कि फर्दर नोटिफिकेशन एडेंडम कोरिंडम शेल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NHPC लिमिटेड। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन होगी वो साइट पे ही होगी, वो कोई लेटर से आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा या फिर मेल से इन्फॉर्म नहीं करेगा। सो NHPC India.com में आप चेक करते रहिए और आगे भी हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और सॉल्ट पेपर जल्द ही कुक ऑफ नॉलेज आपके सामने लाएगा जो NHPC के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और NHPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने लाने की पूरी कोशिश रहेगी। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक ऑफ नॉलेज। NHPC की रिक्रूटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर एडमिट कार्ड जो इसकी कट ऑफ है उसको जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और सॉल्ट पेपर जल्दी आपके सामने होगा। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक ऑफ नॉलेज।